हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हमारी जो 10th क्लास के अंदर एक कविता है जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों, ये कविता जो है वो लिखी गई है रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है पैसेज के अंदर। लेकिन हमें इसको किस तरह से पढ़ना है, कविता और रिलेशन के अंदर क्या अंतर होता है, पहले मैं इस बात को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, पोइम जो होती है, जिस तरह से इसके अंदर भाव हम पता करते हैं, और पोइम को आनंद के लिए पढ़ा जाता है, न कि प्रश्न याद करने के लिए। जैसे कि रोज एक नाम आता है, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो यही अगर हम बात करें तो स्नेह का प्रतीक हमेशा होता है, ये पता होगा, अफेक्शन जिसे हम कहते हैं कविता के अंदर। लेकिन यही अगर हम लेसन में पढ़ रहे हैं तो ये गुलाब का फूल कहलाएगा। तो बस इसी चीजों को जानना होता है। इस कविता के अंदर क्या है देखते हैं। इसके अंदर स्टैंजा है, तो देखते हैं किस तरह की पोइम है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर जो टेक्निक है कवि जो पोइट्स की यूज टू कन्वे मूड, यहाँ पर किस तरह का भाव है, हम क्यों पढ़ते हैं कविता, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मूड को जानने का कि वो किस तरह से इस कविता के अंदर कम्युनिकेट करता है अपनी वर्ड मीनिंग को लेकर। समझ में आया मेरी बात। और फिर हम आगे बात करेंगे इसके अंदर। इसकी पहली चीज होगी इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम समरी जानेंगे, और उसके बाद शब्द के वर्ड मीनिंग पर अगर कोई टफ वर्ड आता है तो हम जरूर बात करेंगे उस पर। ये नहीं है सामान्य वर्ड हम बात करेंगे, टफ वर्ड पर बात करने वाले हैं। किस तरह से शब्दों को पिरोया है, यानी कहने का मतलब हम लिटरेरी डिवाइस भी पढ़ेंगे, क्योंकि कविता के अंदर अलंकार जरूरी है। सबसे बढ़िया जो चीजें होती हैं वो अलंकार जानना जरूरी होता है। तो इसलिए हम चौथे नंबर पर लास्ट में क्या जानेंगे, लिटरेरी जो हमारे डिवाइस है वो जानेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद प्रश्न ऑटोमेटिक हल होंगे आपके। देखना आपको किस तरह से पढ़ना है कविता को, और आप किस तरह से पढ़ते हैं, तो क्या वो सही है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले आपके नाम सामने दिखाई दे रहा होगा द डस्ट ऑफ स्नो। ये जो कविता है रॉबर्ट फॉरेस्ट ने जो लिखी है हमारे सामने। डस्ट का मतलब यह क्या है, पार्टिकल, छोटे छोटे कण से होते हैं। आपने देखा होंगे मिट्टी के, आपने देखे होंगे। तो वही पार्टिकल यहां पर आप देखोगे कि उन्हीं का जिक्र, जो फोग होती है, स्नो होती है, जब गिरती है पहाड़ों में, आपने देखा होगा, उसी से उन्होंने उनको नाम दिया है। यानी अगर हम बात करें तो इसके अंदर अलंकार भी यूज होंगे, मेटाफर अलंकार भी होगा। तो वहां पर इनको डिटेल से जानेंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो है क्या, चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर एक पक्षी देख रहे होंगे, यहां पर ये कौन है, कोआ है। और यहां इन दो के इर्द गिर्द घूमती है, ये है जो एक हेमलॉक ट्री है। मैं पहले इस बात को बता देना चाहता हूं कि आपको हेमलॉक जो ट्री है दोस्तों, वो आपने देखा होगा बुराई का प्रतीक माना जाता है। किसका, बुराई का। कहां पर, यूरोप के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो एक जहरीला है, जिस तरह से जहर के समान है वो वहां पर। लेकिन यहां पर हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कोआ, जो कि अशुभ अशुभ माना जाता है ना कोए को। तो दोनों को देखना, अब क्या क्या चीजें किस तरह से पिरोई हैं जो हमारे रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं उन्होंने। तो देखो, पहली चीज हमें क्या जाननी है, पहले हमेशा पहली बात देखो, लाइन टू लाइन कभी भी इसकी हिंदी न पढ़े। ठीक है ना। कविता का अर्थ ये नहीं है लाइन, कविता का अर्थ है गाइए, और एक साथ एक लय के साथ बोलिए, बार बार दोहराइए। अगर आपके अध्यापक हैं तो वो बार बार बोलेंगे, एक बार वो बोलेंगे, उसके पीछे फिर आप बोलिए। देखो कि किस तरह से, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, इस तरह से आप 2-3 बार दोहराइए, आपको अच्छा अनुभव होगा। हिंदी की कविताओं का तो कोई तोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहां कवि कहना क्या चाहता है रॉबर्ट फॉरेस्ट, ये कहना क्या चाहता है, एक दिन की बात होती है दोस्तों जब उनका मूड क्या है, ठीक ठाक नहीं है। ये मेरे को पता है, इस कविता में आपको पता भी होगा, उनका मूड ठीक नहीं है। वो मतलब उदास सा है और कहीं से जा रहा है। जैसे ये पेड़ है ना, यहां मान लीजिए रास्ता है, यहां से होकर वो गुजर रहा होता है। जब इस पेड़ के नीचे आता है तो देखो, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी। अब एक जो ये कोआ होता है, ये इस पेड़ पर यहां पर आके बैठता है। ठीक है ना, यहां वैसे ही है, कभी आप सोच लो, मैं ऐसे बता रहा हूं कि यहां पर कहीं पर भी बैठ गया, मान लो यहां पर आके वो बैठता है। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो।
अब जब वो बैठता है तो देखो ये भी बेचारा निराश है ना, क्योंकि उसके ऊपर लदा हुआ है, इतनी बर्फ है तो बेचारा ना तो हिल रहा है ना डुल रहा है, तो ये भी तो उदासी है ना। हेमलॉक ट्री भी तो उदासी बैठा है, उनके अंदर भी तो कुछ अभी हलचल नहीं दिखाई दे रही। इतनी ठंड के अंदर कभी भी उदास है, वो सोच रहा है कि आज का दिन तो यार बेकार जाएगा, मतलब उनका मूड ठीक नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो अब कवि जब आया तो इसके ऊपर जब ये हमारा कोआ जो है वो आकर बैठता है, और जैसे ही ये बैठा तो आपको पता है धूल के कण, डस्ट ऑफ स्नो, अब पता चलेगा आपको कि धूल के जो छोटे छोटे कण हैं वो कवि के यहां पर आके गिरते हैं, वो कवि के ऊपर आके गिरते हैं, और कवि जो उदासी थी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे गायब हो जाती है। ठीक है ना। अब वो क्या है, गायब कैसे होती है कैसे नहीं होती है, देखो यहां पर एक लाइन और पढ़ते हैं, दूसरा स्टैंजा ये, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। अब जो पार्टिकल गिरे तो यहां पर कवि का मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। ये देखिए कवि का मूड क्या हो गया, बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट, यानी इसका अर्थ क्या होता है, RUED का मतलब कि जितना दिन था, ऑफ ए डे आई हैड रूट, मतलब कहने का अभिप्राय ये है बर्बाद करना। अब ये कह रहा है कि जितना मतलब ठीक है, अब सारा दिन बर्बाद तो नहीं होगा, क्योंकि कवि का मूड क्या है, अब बदल चुका है। किस कारण बदला, इन दोनों के कारण। देखो दोनों अशुभ है ना, दोनों अशुभ है, दुनिया इसे अशुभ मानती है, लेकिन रॉबर्ट फॉरेस्ट इन्हें अशुभ नहीं मानते, क्योंकि वो तो खुद ही उदास था, और जब इनके नीचे से निकला तो इस हेमलॉक ट्री की जैसे ही वो स्नो की वहां पर उनके कण उनके आके ऊपर गिरे तो उनका मूड कहीं ना कहीं उस उदासी से किसमें, खुशी में बदल गया। इसलिए कवि ये कहना आपसे ये चाहता है कि हम जिसे देखो नेचर है ना, अब यहां कोई पेड़ ने नहीं बदला है उनका मन, सोचने वाली बात है, उनके भावों को समझिए। वो ये कह रहा है नेचर की हर चीज है ना, नेचर की हर चीज, कोई भी अशुभ नहीं है, कोई भी, अगर ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम इनको बुरी तरह से समझते हैं कि कोआ बिल्ली रास्ता काट दिया, बिल्ली ऐसे, अरे भैया बिल्ली को पता है क्या तुम इस काम जा रहे हो तो मैं यहाँ निकल जाऊंगी, वो भी तो बेचारी इधर उधर अपने लिए घूम रही है, आधी दुनिया घूम रही है, किस किस को ऐसा मानोगे। तो कवि कहता है देखो प्रकृति की हर चीज लाजवाब है, उसकी कदर कीजिए। आप जिस तरह से चीजों को देखोगे उसी तरह से ही वो आपका बेनिफिट करेंगी। तो यहां पर कवि ने जैसे ही ये इनके ऊपर गिरा तो कवि का मूड क्या था, जो उदासी थी वो एकदम से हट जाती। क्यों हटती है, क्योंकि वो इस प्रकृति का नजारा ही उनको अच्छा लगता है। ठीक है, कई बार नहीं होता यार स्नो फॉलिंग हो रही है देखो कितना शानदार, वो भी तो हमें दिख रहा है ना, हम उसको उस तरह से ले रहे हैं, लेकिन है तो वो सामान्य एक प्रकृति का हिस्सा ही। तो सेम वही बात कवि को अच्छी लगी थी। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारी बात आती है लिटरेरी डिवाइस पर। पहली बात आपसे पूछी जा सकती है कि इस कविता की राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम का मतलब क्या होता है, तुकबंदी करना, क्योंकि लेसन में तो ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना होता है, देखो यहां पर ये देखो करो स्नो, ये जो आप पहली लाइन है, जैसे ये लास्ट वाले शब्द देखो इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से एक डब्बा बना लिया इनका। अब देखो आपको यहां पर ट्री है, तो जो साउंड यहां पर आपको पहले में ए दे देना है, नाम दे दिया क्रो। अब जो भी इसकी साउंड आएगी क्रो की, जैसे देखो द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो स्नो, ओ ओ, यहां पर ओ की साउंड आ रही है, क्रो स्नो, तो यहां पर भी ए ही नाम दोगे आप, क्योंकि यहां पर आपने ए दिया है तो यहां पर भी ए दे दोगे। अब दूसरा नंबर पर क्या आता है, बी, तो यहां बी दे दो। तो मी और ट्री, मी लास्ट साउंड देखो क्या है, मी ई ई ई ई की साउंड है देखो, तो यहां पर भी क्या है, बी। तो यहां पर पहले स्टेंजा की अगर आपसे पूछा जाए राइम स्कीम क्या है, तो क्या है, ए बी और ए बी है। ठीक है ना, ए बी है पहली बात। अब आपको ये जो आपने ए बी कर दिया, यहां पर ये कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर आपने क्या किया, ए बी किया, ओ की साउंड को क्रो स्नो, सोचना मेरी बात ध्यान से, क्रो स्नो। तो यहां पर देखिए दूसरे के अंदर क्या है, ओ की साउंड नहीं है, अलग है, यानी साउंड बदल गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब बताओ बी के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, वो चीजें देखनी है आपको। ठीक है ना, बी के बाद क्या आता है, तो बी के बाद सी आता है, तो यहां पर आप कर दो सी, और मूड का क्या कर दोगे, डी।
हो गया। अब देखो, अब इन दोनों में हर्ट में कौन सी साउंड मिल रही है, देख लो, पार्ट की मिल रही है, तो ये सी हो जाएगा। अब सेम जो साउंड है मुड की किस में इसमें मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, डी। तो इस पूरे स्टैंजा की अगर हम बात करें दोनों की, तो ए बी और ए बी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सी डी और सी डी हो गया। तो ये इस पूरे स्टैंजा की अगर हम देखें तो राइम स्कीम है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। ऐसे इनको निकालना होता है, साउंड सेम होनी चाहिए। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट पार्ट की कि इसके अंदर अलंकार कौन सी हुई, तो पहला अलंकार अल्ट्रेशन का है। यहां अल्ट्रेशन क्या होती है सर, आप जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये इस तरह से ख ख ख ख की ध्वनि अल्ट्रेशन कहलाती है, लेकिन ध्यान रहे कॉन्सोनेंट साउंड ही कहलाती है, वरना वो एसोनेंस हो जाती है। तो देखो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड ही क्या है, होनी चाहिए, तो ये ही अल्ट्रेशन होगा। अगर वाउल साउंड है, बार बार वाउल का कोई आ रहा है ध्वनि, तो वो अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगी, वो एसोनेंस कहलाएगी। तो यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड देखो, इसमें क्या थी, एक तो था हैज गिवन माई हर्ट, तो यहां पर देखो ये एच से साउंड, और एक ये है कि यहां पर ये साउंड यूज हुई है। और यहां पर ध्यान रखें, यहां पर ये एक बात ध्यान रख लो, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड प्लेस्ड नियर ईच अदर, ठीक है ना, साथ साथ होने चाहिए, या हो सकता है नेक्स्ट भी हो सकता है बीच में कई बार। तो ये जैसे देखो हैज हर्ट, इस तरह से सेव्ड सम, तो इस तरह से ये से की साउंड यहां पर भी दे रखी है इन्होंने। तो यहां पर अल्ट्रेशन जो अलंकार है वो भी यहां पर उन्होंने अल्ट्रेशन का भी यूज, जो लिटरेरी डिवाइस है उसका भी उन्होंने यूज किया है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट इंजैममेंट। इंजैममेंट, सॉरी, ये क्या होता है इंजैममेंट सर, अरे ये बहुत इजी चीज है, ये बहुत इजी चीज है। इंजैममेंट क्या होता है, मैं यहां आपको वापस कविता पे लेके चलता हूं। यहां पर देखिए आपको कोई, यहां पर जो हम कहते हैं ना जिस तरह से पंक्चुएशन मार्क, वो नहीं मिलेंगे, पंक्चुएशन मार्क कविता में नहीं मिलेंगे। तो यहां पर देखिए कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया कवि ने, और बिना पंक्चुएशन मार्क के अगर उन्होंने ये स्टैंजा लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर इंजैममेंट है, ठीक है। इसी को कहते हैं, आप पढ़ सकते हो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, मैंने लिखा है द सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यू, सेंटेंस को जारी रखा जा रहा होता है, कैसे, नेक्स्ट लाइन को विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। अब कई बार आप देखो, कई बार क्या करते हो आप, यहां पर कोमे लगा देते हो, क्या कर देते हो, यहां पर कोमे लगा देते हो, कहां लगाते हो, यहां पर लगा देते हो, इस तरह से ऐसे लगा देते हो। तो ऐसा नहीं कर, यहां पर ऐसा नहीं है, तो ये नहीं है, इसी का ही मतलब क्या है, इसके अंदर इंजैममेंट है, इसी का मतलब क्या है, यहां पर इंजैममेंट है। क्लियर हो गया मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इंजैममेंट के बाद क्या यूज किया, मेटाफर अलंकार इसमें यूज किया। मेटाफर अलंकार क्या होता है, सिमिली अलंकार भी इसी के जैसा होता है, क्या होता है, सिमिली भी इसी के जैसा होता है। इसमें क्या होता है, एज और लाइक शब्द मिलते हैं, यानी कहने का मतलब यहां पर होगा नाउन, एक नाउन होगा ना, तो दूसरे नाउन के साथ क्या होगी, दूसरे नाउन के साथ क्या होगी, तुलना होगी, दूसरे नाउन से क्या होगी, तुलना होती है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखें, ये जो नाउन होगा वो सेम कास्ट जाति का नहीं होना चाहिए। जैसे सचिन की विराट कोहली के साथ तुलना अगर कर रहे हो, तो वो तुलना ही है जस्ट मात्र, वो एक क्या है, कंपैरिजन ही कहलाएगा, वो सिमिली अलंकार नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर आप उसे किसी नेचर से कर दिया, जैसे देखो मेरा बेटा शेर है, ये मान लो बेटा है और ये बेटा ये शेर है, तो भैया सही बताओ, शेर तो अलग जाति होगी कि नहीं होगी, और ये अलग हो गया, मेरा बेटा शेर है, तो यहां पर मेरा बेटा शेर है, तो ये हो गया मेटाफर अलंकार। लेकिन मैं कहूं एज और लाइक, मेरा बेटा शेर की तरह है, उसमें मैंने क्या यूज किया, की तरह शब्द यूज किया, इसी के कारण वो क्या कहलाएगा, सिमिली अलंकार कहलाएगा। तो की तरह की ध्वनि हिंदी में आती है, यहां पर एज और लाइक मिल जाते हैं, ध्यान रखें। तो मेटाफर में ऐसा कुछ नहीं मिलता, तुलना होती है, और यानी ऐसी जो सेम जाति के नहीं होते। जैसे सनो की यहां पर किससे तुलना की थी, डस्ट से। सनो रियल में डस्ट थोड़ी होती है, धूल थोड़ी होती है, डस्ट धूल तो नहीं होती ना, लेकिन सनो की तुलना कहां से कर दी उन्होंने, डस्ट के साथ कर दी। तो यहां पर क्या है, ये मेटाफर अलंकार है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट एसोनेंस। अभी अभी बताया था मैंने, अल्ट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड, बार बार आई खड़क सिंह से ख ख ख की ध्वनि। लेकिन अगर वाउल की आ जाए तो एसोनेंस कहलाएगा, मैंने पहले ही बताया था। वाउल साउंड की अगर बार बार प्रवृत्ति हो रही है, बार बार यूज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एसोनेंस कहलाएगा। जैसे इसमें देखो ऊ, ये रहा ऊ ऊ ऊ
ये रहा सुक डाउन ऑन मी, तो ये ऑन, ओ और ओ ये रहा। यहां पर ओ की प्रवृत्ति क्या है, बार बार हो रही है, तो इसी के कारण ये एसोनेंस होगा और ये वाउल साउंड होती है। इसके बाद सिंबोलिज्म क्या होता है सर, ये देखो यहां पर किसी चीज को सिंबलाइज किया जाता है, किसका, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में भी कि हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज कर रहा है। तो देखो दुनिया में ही है ना, ये यूरोप के लोग इसको क्या मानते हैं, बुराई का प्रतीक मानते हैं ना, इसको पॉइजनस यानी जहरीला, खतरनाक, डेंजरस, खतरनाक मानते हैं ना इसको। तो इसी के कारण ये किसका है, और आपको पता है जहर किसका प्रतीक होता है, डेथ का प्रतीक होता है। तो बुराई का मान लिया ना, कुएं को हम क्या मानते हैं कि ये अशुभ होता है, तो इन ऑसोपिशियस यहां पर लिख रखा है हमने, तो ये सिंबलाइज करना होता है इनको इस कविता के अंदर, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में है कल्पना, कि कवि क्या करता है, अपनी यहां पर कल्पना शो की है, तो कल्पना ही तो दिखा रहे थे। तो ये आपने पढ़ ली है पूरी कविता। आशा करता हूं आपको अच्छी भी लगी होगी इस कविता के अंदर, आपको पढ़ के आप अपनी राय जरूर दें, कोई भी अगर यहां पर अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।